लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक ऐसा शब्द जो हम रोज सुनते हैं, पर क्या हम सच में इसका मतलब जानते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ वोट डालना है या कुछ और भी है? चलिए, आज इसी जाने पहचाने शब्द की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असलियत क्या है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसकी एक साफ सुथरी परिभाषा चाहिए ही क्यों? मतलब हम कलम या बारिश जैसे शब्दों को तो बिना किसी डेफिनेशन के आराम से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर लोकतंत्र के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वजह यह है कि मामला थोड़ा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। और वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि आज की दुनिया में हर कोई खुद को लोकतांत्रिक कहता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े तानाशाह भी। ये एक ऐसा फैशनेबल लेबल बन गया है जिसे हर सरकार अपने ऊपर लगाना चाहती है। और इसीलिए हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि असली लोकतंत्र क्या है और सिर्फ नाम का लोकतंत्र क्या। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक परिभाषा से शुरू करते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को लोग खुद चुनते हैं। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? पर क्या ये इतना ही आसान है? चलिए इस परिभाषा को जरा कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में कितनी खरी उतरती है। तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग जुड़ा है इस सवाल से, असली पावर किसके हाथ में है? मतलब आखिरी फैसला कौन लेता है? क्या वो लोग जिन्हें हमने चुना वही असली शासक हैं? इसके लिए एक केस स्टडी देखते हैं, पाकिस्तान की। बात है अक्टूबर 1999 की। तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया। मतलब एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। और ये कार्टून देखिए, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बयां कर देता है। एक फौजी है और उसकी पीठ पर क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिंबल, बैलेट बॉक्स, जिसे वो एक कूड़ेदान की तरह ढो रहा है। ये तस्वीर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि भले ही चुनाव करवा भी दिए जाएं, पर क्या असली ताकत चुने हुए लोगों के हाथ में होती है? अब देखिए मुशर्रफ ने अपनी सत्ता को लीगल दिखाने के लिए क्या क्या किया। पहले तो एक रेफरेंडम करवाया जिस पर धांधली के गंभीर आरोप लगे। फिर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। इसके तहत प्रेसिडेंट जब चाहे चुनी हुई असेंबली को डिसमिस कर सकता था। और इतना ही नहीं, जो सिविलियन कैबिनेट थी उसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिठा दी जिसमें ज्यादातर मेंबर फौजी अफसर थे। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान में लोगों ने वोट भी डाले, अपने नुमाइंदे भी चुने, लेकिन उन चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में असली पावर थी ही नहीं। आखिरी फैसला तो आर्मी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। वो बस नाम के रूलर थे। और यहीं से हमें मिलती है लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी शर्त, हमारे डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट का पहला फीचर। एक सच्चे लोकतंत्र में आखिरी और सबसे बड़े फैसले लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। चलिए अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ। हमने ये तो समझ लिया कि पावर चुने हुए लोगों के पास होनी चाहिए, पर क्या सिर्फ चुनाव करवा देना ही काफी है? सवाल ये है कि क्या वो चुनाव लोगों को एक असली चॉइस, एक फेयर ऑप्शन देता भी है या नहीं? इसे समझने के लिए चीन और मेक्सिको के केस देखते हैं। चीन में क्या होता है? वहां इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेनी होगी। इसका नतीजा क्या होता है? सरकार हमेशा एक ही पार्टी की बनती है, कोई असली चॉइस है ही नहीं। अब मेक्सिको को देखिए, साल 2000 तक वहां एक ही पार्टी PRI का राज था। वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह की तिकड़म अपनाती थी। मतलब दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ तो सकती थीं, पर जीत कभी नहीं सकती थीं। यहां चॉइस तो थी, पर फेयर नहीं थी। तो इन उदाहरणों से हमें मिलता है हमारा दूसरा बड़ा नियम। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि फ्री और फेयर चुनाव है। मतलब एक ऐसा इलेक्शन जहां जो पार्टी पावर में है उसके हारने का भी एक रियल चांस हो, वरना वो चुनाव सिर्फ एक दिखावा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे सुराग पर। ये जुड़ा है पॉलिटिकल इक्वालिटी से, यानी एक व्यक्ति एक वोट। पर क्या सच में हर किसी के वोट की कीमत बराबर होती है? अक्सर ऐसा नहीं होता। दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं, जैसे कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का हक ही नहीं था, या एस्टोनिया में देख लीजिए, वहां सिटीजनशिप के रूल्स इतने मुश्किल हैं कि रूसी माइनॉरिटी के लिए वोट डालना बहुत कठिन हो जाता है। और फिजी में तो वहां के जो मूल निवासी हैं उनके वोट की वैल्यू भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। ये कार्टून इस आइडिया को बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाता है। देखिए, बाहर जनता वन मैन वन वोट का नारा लगा रही है, जश्न मना रही है, और जेल के अंदर बैठा पुराना तानाशाह क्या सोच रहा है? मुझे तो तब ज्यादा अच्छा लगता था जब मैं ही वो वन मैन था और मेरा ही वन वोट था।
यही तो है, जब पावर सच में एक इंसान से निकलकर जनता के हाथ में आती। तो यहां से निकला हमारा तीसरा और बहुत ही जरूरी नियम। लोकतंत्र में हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपनी पड़ताल के आखिरी और चौथे सुराग पर। मान लीजिए एक सरकार चुनाव जीत गई, तो क्या वो जो चाहे वो कर सकती है? क्या उसकी पावर पर कोई लिमिट है? इस सवाल का जवाब हमें जिम्बाब्वे के केस से मिलेगा। 1980 में आज़ादी मिलने के बाद से वहां एक ही पार्टी का राज रहा, ज़ानू पीएफ, और उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। खास बात यह है कि वहां चुनाव भी रेगुलर होते थे और हर बार जीतती भी ज़ानू पीएफ पार्टी ही थी। मुगाबे पॉपुलर लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो गलत तरीके भी अपनाते थे। और चुनाव जीतने के बाद क्या होता था? उन्होंने बार बार संविधान को बदला ताकि प्रेसिडेंट की पावर और बढ़ जाए। ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को परेशान किया जाता था। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना गैरकानूनी था। मीडिया पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। और तो और, अगर कोई कोर्ट का फैसला भी सरकार के खिलाफ जाता तो सरकार उसे मानती ही नहीं थी। को जिम्बाब्वे का ये केस हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि सिर्फ पॉपुलर होना और चुनाव जीतना ही डेमोक्रेसी नहीं है। और यहीं से हमें मिलता है हमारा चौथा और आखिरी नियम। एक डेमोक्रेटिक सरकार भी अनलिमिटेड पावर नहीं रख सकती। उसे संविधान के बनाए कानूनों और नागरिकों के अधिकारों दोनों की हदों में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो हमारी ये पूरी पड़ताल अब खत्म होती है। हमने 4 अलग अलग सुरागों को देखा। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और लोकतंत्र की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने का। तो एक असली लोकतंत्र की 4 पहचान क्या हैं? चलिए फटाफट से दोहराते हैं। नंबर 1, आखिरी फैसला लेने की पावर सिर्फ चुने हुए नेताओं के पास हो। नंबर 2, चुनाव फ्री और फेयर हों ताकि जो पावर में है वो हार भी सके। नंबर 3, हर अडल्ट को एक वोट मिले और हर वोट की वैल्यू बराबर हो। और नंबर 4, सरकार कानून के दायरे में काम करे और लोगों के अधिकारों का सम्मान करे। तो देखा आपने, हमने एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से शुरुआत की थी और अब हमारे पास एक पावरफुल टूल है, एक ऐसी चेकलिस्ट जिससे हम ये परख सकते हैं कि दुनिया की कोई भी सरकार असल में डेमोक्रेटिक है या सिर्फ होने का दिखावा कर रही है। अब हमारे पास ये ब्लूप्रिंट तो आ गया है, पर असली सवाल अब शुरू होता है कि हम इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल अपने आसपास की सरकारों को, अपने देश की व्यवस्था को समझने के लिए कैसे कर सकते हैं।